नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के बारे में जाना था कि बाबर ने किस प्रकार से अपने साम्राज्य का विस्तार किया, किन परिस्थितियों से उसने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया था, उसके बारे में जाना था। पिछली ही वीडियो के माध्यम से हमने बाबर ने जब अपना साम्राज्य स्थापित किया था तो उसमें हमने पानीपत के युद्ध के बारे में और खानवा के युद्ध के बारे में पिछली वीडियो के माध्यम से जान लिया था। जो हमसे बच गया था वो इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा कराएंगे। हम जो पूरा करा रहे हैं वो उन चीजों को करा रहे हैं जिनके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई, जो घटनाएं इनके साम्राज्य के अंतर्गत घटित होती हैं, जिनके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन घटनाओं के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आपको कराएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है। होता क्या है कि जब 1527 जब खानवा का युद्ध होता है तो खानवा के युद्ध में क्या होता है, बाबर का सामना होता है राणा सांगा से। राणा सांगा की तरफ से उसकी सेना का जो नेतृत्व करते हैं, यानी कि जो उसकी तरफ से लड़ते हैं, कौन थे? हसन खां मेवाती, महमूद लोदी, आलम खां लोदी और मेदिनी राय। ये वो शख्स हैं, ये वो योद्धा हैं जो कि राणा सांगा की तरफ से खानवा के युद्ध में लड़े थे। इस युद्ध में होता भी क्या है कि बाबर की सेना को तितर बितर कर देते हैं। ये योद्धा जो हैं तितर बितर कर देते हैं, यानी बाबर की सेना का मनोबल टूट जाता है। जब मनोबल टूटता है तो ये क्या करता है, बाबर जिहाद का नारा लगा देता है। जिहाद का नारा लगाता है और मुसलमान योद्धाओं का, यानी मुस्लिम जो सैनिक थे, उनका मनोबल उठाता है और क्या कहता है कि मैं जिंदगी भर शराब भी नहीं पीऊंगा अगर मैं इस युद्ध को जीत जाता हूं। दूसरा, ये क्या कहता है कि मैं मुसलमानों से एक तमगा नामक कर था जो मुसलमान सैनिकों से लिया जाता था, उस कर को भी मैं नहीं लूंगा। इसके बाद होता क्या है कि अगले ही पल, यानी अगली साल, ठीक है ना, तो बाबर क्या करता है, चंदेरी का युद्ध लड़ता है। चंदेरी का युद्ध किनसे होता है उसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि चंदेरी का जो शासक था वो मेदिनी राय था। और मेदिनी राय से क्यों होता है युद्ध, उसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि इसने भी खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा की हेल्प की थी। होता क्या है, युद्ध से पहले बाबर मेदिनी राय को एक प्रस्ताव देता है, यानी अपने पक्ष में मिलाना चाहता है और उसे एक प्रस्ताव देता है कि तू चंदेरी का साम्राज्य जो है वो मुगल साम्राज्य में दे दो, इसके बदले में मैं तुझे शमशाबाद की जागीर दे दूंगा, यानी शमशाबाद का तुझे शासक बना दूंगा। मेदिनी राय जो है इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है तो उनमें होता है फिर युद्ध। तो होता क्या है, क्योंकि बाबर ने अपने समय के सबसे शक्तिशाली जो युद्ध थे, जैसे कि पहला पानीपत का, दूसरा खानवा का, तीसरा चंदेरी का और चौथा था घाघरा का युद्ध। इसके बाद में फिर बाबर की लीला समाप्त हो जाती है, वो अपना उत्तराधिकारी हुमायूं को बना देता है और उसके बाद में मुगल साम्राज्य का जो शासन संभालता है वो हुमायूं। तो जान लेते हैं होता क्या है चंदेरी के युद्ध के बारे में। बाबर के बाद में हम हुमायूं के बारे में भी जानेंगे। ठीक है। तो जनवरी 28 1528 का समय था। बाबर जो मेदिनी राय को पहले अपने पक्ष में लाना चाहता है, लेकिन ये मेदिनी राय उसके प्रस्ताव को ठुकरा देता है। ठुकराने का होता क्या है कि बाबर कहता है ठीक है, अब हम तुझसे युद्ध करेंगे। होता भी यह है कि 1528 ईस्वी में मेदिनी राय क्यों, मैंने अभी आपको जानकारी दी थी कि मेदिनी राय को चंदेरी के बदले शमशाबाद देता है, लेकिन इस प्रस्ताव को मेदिनी राय ठुकरा देता है। अब होता है दोनों में युद्ध। जब दोनों में युद्ध होता है तो इस युद्ध में मेदिनी राय हार जाता है और मारा जाता है। ठीक है। अभी मारने के बाद में होता क्या है, इस युद्ध में जो राजपूत स्त्रियां थी बाबर के समय में
पहली जौहर की घटना यही है कि जो राजपूत स्त्रियां थी वो जौहर का व्रत कर लेती हैं। जौहर का व्रत का मतलब है कि अपने पति के मरने के बाद उनकी चिता के साथ, ठीक है ना, पत्नियां भी आत्मदाह कर लेती थी, ठीक है। और मेदिनी रायन की जो पुत्रियां थी, मेदिनी रायन की दो पुत्रियां थी, उन पुत्रियों का होता क्या है, मेदिनी रायन मारा जाता है, चंदेरी साम्राज्य बाबर के अधिकार में चला जाता है। अब राजपूत स्त्रियां वो जौहर कर लेती हैं, लेकिन इसकी जो दो पुत्री थी मेदिनी राय की, ये क्या करते हैं, दोनों पुत्री का बाबर, एक का हुमायूं और दूसरा कामरान से विवाह कर देता है। विवाह करने के बाद में अब जो चंदेरी का जो साम्राज्य था उसमें क्या होता है, मालवा का शासक था उस समय कौन, नसीरुद्दीन का एक पोता था। नसीरुद्दीन का पोता कौन था, अहमद शाह। यानी 1528 ईस्वी के समय मालवा में अहमद शाह का साम्राज्य था, और अहमद शाह कौन था, नसीरुद्दीन का पोता। तो ये क्या करता है, चंदेरी का बाबर जो है इसे चंदेरी का प्रशासक बना देता है कि अब से चंदेरी आपके पास में रहेगी, क्योंकि मालवा बाबर के समय में वो मालवा के जो शासक था इसकी अधिकार यानी अधीनता मान लेता है। अगला जो युद्ध होता है वो होता है घाघरा का युद्ध। ये देखो जितने युद्ध हैं बाबर के, ये पेपरों में काफी बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। अगला जो है वो घाघरा का युद्ध है, जो कि 1529 ईस्वी में लड़ा जाता है। किसके द्वारा, किसमें क्या है, बाबर जो है वो क्या करता है, बंगाल और बिहार में, बंगाल और बिहार की जो संयुक्त सेना थी ना, क्योंकि अफगान बंगाल और बिहार में लोधी का जो दामाद था, इब्राहिम लोधी का दामाद नुसरत शाह, उनका साम्राज्य था, ठीक है ना। तो इसकी संयुक्त सेना जो होती है बाबर उसे हराता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि बंगाल में क्या था, इब्राहिम लोधी का दामाद था नुसरत शाह था, ठीक है ना। ये अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे थे। अब ये शक्ति का विस्तार कर रहे, तो बाबर इनकी शक्ति को दबाने के लिए क्या करता है, 29 में घाघरा नामक स्थान पर पहुंच जाता है, जहां बंगाल और बिहार के अफगानों की संयुक्त सेना का इनका टकराव होता है। लेकिन इसमें क्या है, नुसरत शाह हार जाता है। तो अब घाघरा का युद्ध भी बाबर जीत जाता है। इसके बाद में होता क्या है, 23 दिसंबर 1530 बाबर जो है वो काबुल जा रहा था। काबुल में हो गया था विद्रोह। जब काबुल में विद्रोह हो गया तो बाबर क्या करता है, काबुल के लिए प्रस्थान करता है। जब काबुल जाता है तो ये लाहौर तक पहुंच जाता है। तभी इसके पास में क्या खबर पहुंचती है कि हुमायूं की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। तो ये वहां से उल्टा लौट आता है। उल्टा लौटने के बाद में क्या करता है, 23 दिसंबर, याद रखना 23 दिसंबर 1530 को ये हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। क्योंकि लाहौर तक जाता है, इसे अपना उत्तराधिकारी 23 दिसंबर, कौन सा 23 दिसंबर को तो उत्तराधिकारी घोषित करता है। लेकिन होता क्या है कि 48 वर्ष की आयु थी बाबर की उस समय, 48 वर्ष की आयु थी, लेकिन बीमार होने के कारण खुद बाबर की मृत्यु हो जाती है। 48 वर्ष में बाबर दुनिया से चले गए, ठीक है ना। 23 दिसंबर को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद में 1530 में ही क्या होता है, ये भी यानी 23 दिसंबर में ये हुमायूं को उत्तराधिकारी घोषित करता है। और 26 दिसंबर, कहीं कहीं पर 27 दिसंबर भी है, 27 दिसंबर 1530 में बाबर की बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है, जो कि 48 वर्ष की उम्र था। ये क्या है, पहले इसके सबको यानी इसके मृत शरीर को क्या है, आगरा के नूरे अफगान बाग में दफनाया जाता है, जिसको आराम बाग भी कहते हैं। ज्यामिति विधि से बनाया गया बाबर के द्वारा यह बाग था। इसके बारे में पेपरों में पूछा जाता है। इसमें दफनाया गया, लेकिन बाबर की इच्छा काबुल जाने की थी, तो बाद में क्या है, बाद में इसे काबुल ले जाया गया, इसके शरीर को काबुल
ले जाया गया और काबुल में ही बाबर का मकबरा बना गया। यही वो पहला मकबरा है जो कि मुगल साम्राज्य में भारत से बाहर बना हुआ मकबरा है। इसके बारे में भी पेपरों में काफी बार पूछा जाता है। इसके बाद में होता क्या है, बाबर के मरने के बाद में 4 दिन बाद, बाबर के मरने के 4 दिन बाद हुमायूं गद्दी पर बैठता है। हुमायूं गद्दी पर बैठता है जिस उस समय क्या था 1530 में हुमायूं, क्योंकि 26 में तो देखो ये उत्तराधिकारी घोषित करता है, 26-27 में मरता है, लेकिन उसके 4 दिन बाद यानी समय वही है 30, इसमें ही सारे काम होते हैं। 1530 से 1540 ईस्वी तक वो शासन करता है। जानेंगे उसने लगातार शासन क्यों नहीं किया। उसके बाद में 1555 और 56 में कुछ समय के लिए भी वो शासन करता है। तो ये इनके शासन के दौरान उतार चढ़ाव इनके साम्राज्य और शासन के समय में होते रहे, इनके बारे में भी हम जानेंगे। जानते हैं हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं का जो पूरा नाम है वो नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं है। क्या? नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। इसका जो जन्म हुआ था वो 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। काबुल में हुआ था भैया किसके, किन से, किसके नहीं किन से। तो ये क्या है कि बाबर की 3 पत्नियां थी, 3 पत्नियां, उनमें से एक पत्नी थी जिसका नाम था माहम बेगम। क्या था? माहम बेगम। माहम बेगम था, उसका पुत्र था हुमायूं। ठीक है, हुमायूं जो तो माहम बेगम का पुत्र था। और हुमायूं की एक बहन थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम, जिसने क्या लिखा, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा। यहां से भी पेपरों में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब जब हुमायूं था तो हुमायूं को 12 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की आयु में बदख्शा, क्या 12 वर्ष की आयु में, क्योंकि 14 वर्ष की आयु में अकबर बना था सुल्तान, लेकिन हुमायूं अकबर से भी पहले 12 वर्ष की आयु में बदख्श का प्रशासन सौंपा गया था। यानी उसे प्रशासन की जिम्मेदारी 12 वर्ष की आयु में ही, ये जो बदख्शा है, बदख्शा ये बाबर के अधिकार वाला क्षेत्र था, एक प्रांत था। इसका प्रशासन हुमायूं को सौंपा गया था 12 वर्ष की आयु में। होता क्या है, गद्दी पर जो वो लेट बैठता है हुमायूं, यानी बाबर की मृत्यु के भी 4 दिन बाद बैठता है। क्यों बैठता है? वो इसलिए कि इसका बाबर का जो वजीर था निजामुद्दीन अली मोहम्मद, ये क्या करता है, ये षड्यंत्र करता है। षड्यंत्र करता है क्या? क्योंकि ये जो वजीर है, ये जो गद्दी पर है ना, जो बाबर का रिश्तेदार था मेहदी ख्वाजा, बाबर का रिश्तेदार था मेहदी ख्वाजा, ये गद्दी पर इसे बैठाना चाहता था। लेकिन बाबर ने हुमायूं ने इसके षड्यंत्र को फेल कर दिया और 4 दिन बाद अपना राज्याभिषेक करा लिया, यानी गद्दी पर बैठ गया। बाबर ने मरने से पहले इससे कहा था कि भाई बेटे, अपने साम्राज्य के समय यानी शासन करते समय अपने भाइयों से थोड़ा नर्म व्यवहार करना, और तैमूर वंश की परंपरा थी अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में बराबर बांटना। तो उसी का पालन करते हुए बाबर क्या करता है, अपने राज्य को सुल्तान बनते ही यानी शासक राजा बनते ही अस्करी, हिंदाल और कामरान, और चौथा कौन था, हुमायूं, ये 4 भाई थे। याद रखना, चारों से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो हुमायूं के भाई कौन थे, अस्करी, हिंदाल और कामरान। ठीक है, चौथा भाई खुद हुमायूं था। ये अपने राज्य को इनों में बराबर बांट देता है, चारों में बराबर बांटता है। अब बीच में होता क्या है, जब ये सुल्तान था ना बाबर, तो इसकी कुछ कठिनाइयां भी थी, कुछ परेशानियां भी थी। परेशानियां क्या थी, सुल्तान बनने के समय जो मिर्जाओं में ना, मिर्जा, इसके जो भाई थे वो मिर्जा थे काबुल और कंधार में। मिर्जाओं में प्रतिद्वंदता थी, यानी एक दूसरे के प्रति वो हमेशा झगड़ा करते रहते थे। तो उन झगड़े में इसका चचेरा भाई भी था एक। चचेरा भाई कौन था, मोहम्मद जमान मिर्जा, सुल्तान मोहम्मद, और वजीर कौन था, ख्वाजा मेहंदी। ये सारे इससे
लड़ना चाहते। इसकी दो परेशानी थी कि ये भी अपने साम्राज्य के दावेदारी यानी गद्दी के लिए ये भी दावेदार हो रहे थे कि हम सुल्तान बन जाए या हमारा कोई जानकार सुल्तान बने, ताकि हमें साम्राज्य में और शक्ति का विस्तार हो सके। तो ये क्या है, ये थी जानकारी। इसकी जो कठिनाइयां किनसे थी, इनसे इसकी कठिनाई समस्या थी, परेशानियां थी। तो कामरान को क्या देता है, अब आ जाते हैं यहाँ। इसके चार भाई थे, अस्करी, हिंदाल, कामरान। तो हुमायूं कामरान को तो काबुल और कंधार देता है, काबुल और कंधार की जागीर है कि आप यहां पर रहो। अब जो ये कामरान है ये ठीक व्यक्ति नहीं था, ठीक मतलब इस वाले कंडीशन में नहीं था। ये क्या करता है कि पंजाब का जो गवर्नर था, पंजाब का गवर्नर था मीर यूनिस अली, मीर यूनिस अली पर यह क्या करता है, बल प्रयोग कर देता है। यानी जैसे इसे काबुल और कंधार मिले तो काबुल कंधार से लगता हुआ था पंजाब, पंजाब में यह क्या करता है, मीर यूनिस अली पर आक्रमण कर देता है, अपना बल प्रयोग करता है और पंजाब पर तो अधिकार कर ही लेता है, लेकिन साथ में पंजाब, मुल्तान, हिसार और फिरोजा, हिसार फिरोजा पर भी अपना अधिकार कर लेता है। कौन, कामरान। अब इससे क्या है, हुमायूं को होता है दुख, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सैनिक भर्ती के लिए सेना में होते थे, सेना की जो भर्ती होती थी सबसे ज्यादा मुल्तान, हिसार, फिरोजा से ही सैनिक लिए जाते थे। यह होती है हुमायूं को आर्थिक क्षति, यार ये तो कामरान ने ले लिया, यहां से तो मेरे सैनिकों की भर्ती होती थी, तो ये उसे दुख होता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो साम्राज्य को बांटता है। तो अस्करी को क्या करता है, अस्करी को देता है संभल और हिंदाल को देता है अलवर, अलवर का क्षेत्र दे देता है। लेकिन उसी समय क्या था, क्योंकि बाबर के समय से ही अफगानों की शक्ति में उत्थान हो रहा था, वो भी अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे थे। होता क्या है, इसका समकालीन शत्रु थे दो, किसके, हुमायूं के। एक था अफगान, अफगान शेर खां, इसका एक था शत्रु, अफगान शत्रु कौन था, शेर खां, और दूसरा था बहादुर शाह, जो कि गुजरात का शासक था, गुजरात का बहादुर शाह। शेर कहां पर था, बंगाल और बिहार का। तो ठीक है, ये अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे थे और हुमायूं को ये समस्या परेशान कर रही थी, क्योंकि ये भी अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। तो इसे डर था कहीं ऐसा ना हो ये मेरे साम्राज्य पर आक्रमण करे या मेरे लिए, मेरे साम्राज्य के लिए खतरा बन जाए। तो इसके लिए हुमायूं क्या करता है, अपना पहला अभियान करता है सुल्तान बनने के बाद, यानी शासक बनते ही 1531 और 1532 का समय था उस समय। तो ये चुनार, चुनार का किला, चुनार के किले पर क्या करें, ये आक्रमण करता है। तो चुनार का किला उस समय किसके था, शेर खां के अधीन। शेर खां अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था, लेकिन पूरी तरह से विस्तार उसकी शक्ति का नहीं हो पाया। तो ये क्या करता है, जैसे हुमायूं चुनार के किले पर आक्रमण करता है तो शेर खां जो है वो तुरंत इसकी अधीनता मान लेता है कि भाई महाराज आक्रमण मत करो, मैं पहले ही तुम्हारे अधीन ही रहूंगा। तो चुनार का किला हुमायूं को, यानी हुमायूं को दे देता है, चुनार के किले पर हो जाता है हुमायूं का अधिकार। तो शेर खां इसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है और क्या करता है, मुगल साम्राज्य यानी हुमायूं की सेवा में शेर खां जो अपने पुत्र कौन था इसका, कुतुब खां, ये कुतुब खां को भेजता है कि तुम जाओ और हुमायूं की सेवा में रहो, ठीक है, तुम हुमायूं की सेवा करो, यानी मुगल सुल्तान की सेवा करो, हम चुनार का किला उसे दे चुके हैं और उसके अधीन है। अब इसका जो दूसरा मुकाबला होता है वो किसके, 1532 ईस्वी में दोहरा यानी दोहरिया के युद्ध में होता है, किनसे, पूर्वी अफगानों से। पूर्वी अफगान कौन थे, इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी, यानी पूर्वी अफगान जो होते वो इब्राहिम लोदी के समय में, जो लोदी उसके बाद में थे, यानी शेर खां से पहले और इब्राहिम लोदी के बाद के, तो ये वो पूर्वी अफगान कहे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कौन थे, महमूद लोदी। ये महमूद लोदी को, यानी दूसरा जो अभियान होता है इसका देवरिया पर, देवरिया का युद्ध। भाई देखो ये युद्ध जो है पेपरों में पूछा गया, चुनार के किले पर आक्रमण का युद्ध, दोहरिया का युद्ध, ये पेपरों में पूछे गए। तो पूर्वी अफगानों में महमूद लोदी को ये हरा देता है और यानी देहरिया का क्षेत्र भी अब हुमायूं के पास हो जाता है।
इसने क्या करा था 1534 ईस्वी में। इसके बाद में इसने 1534 ईस्वी में कलिंजर का युद्ध जो है, कलिंजर का शासक कौन था? प्रतापरुद्र। कलिंजर का शासक था प्रतापरुद्र। तो इस पर भी आक्रमण करा और इस पर भी हुमायूं का अधिकार हो जाता है। ये भी पेपरों में क्वेश्चन पूछा गया। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं बाबर के समय में जो आक्रमण हुआ था चंदेरी का और घाघरा का, ठीक है, उसके बाद में हुमायूं ने किस प्रकार से अपने साम्राज्य का विस्तार किया, किस प्रकार से वो सुल्तान बना, इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिली होगी। जो जानकारियां छूट गई हैं वो हमारी आने वाली अगली वीडियो में आपको मिलेगी। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से इनसे संबंधित पेपरों में पूछे जाएंगे वो हम अपने आने वाली वीडियो में आप लोगों को कराएंगे। धन्यवाद।